तो हेलो बच्चों। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सरफेस टेंशन। तो इसे ज़रा समझते हैं। देखो, सरफेस टेंशन सरफेस के पास ही होता है। इसको थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है। अब देखना, इस कंटेनर के अंदर तुमने क्या भर के रखा है? वाटर भर के रखा है। डन है। ये तुम्हारे अंदर, इसके नीचे जाके वाटर और ऊपर में आपका रहेगा एयर। अब होता क्या है, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस किससे बना है? आपका मॉलिक्यूल से बना है। इस तरह कुछ लेयर्स में मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे। यहाँ तक बातें समझ आए? अब हम ना यही सरफेस को जरा हम तुम्हारे लिए मतलब ईजी वे में बनाते हैं, ऐसे बना देता है। चलो अब देखो, यहाँ पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है ना, इनके बीच में एक फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आपको पता होगा कि फोर्स क्या करता है? टेंशन को क्रिएट कर सकता है। फोर्स टेंशन को क्रिएट कर सकता है। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वो किसको क्रिएट करता है? टेंशन को क्रिएट करता है। आपने पढ़ा है, जैसे अगर आपका थर्मल में एक्सपेंशन होगा तब भी वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, थर्मल टेंशन। उसी तरह यहाँ पे जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स लगता है, और ये फोर्स क्या क्रिएट करता है? टेंशन क्रिएट करता है। अब ज़रा समझना है इसको। मैं मान लेता हूँ कि देखो, यहाँ पे जो फ्लूइड्स होंगे इस तरह लेयर बाय लेयर में रहेंगे। यहाँ पे एक लेयर होगा, यहाँ पे एक लेयर होगा। थोड़ा मैग्नीफाइंग वे में बन रहा है, समझना इस बात को। यहाँ पे एक और लेयर होगा। ऐसे लेयर बाय लेयर होंगे। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब देखना, इस लेयर के बीच में क्या होता है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है आपस में फोर्स लगाएंगे। समझ रहे हो ना? ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे होंगे ना, दिख रहा है? ये जो मॉलिक्यूल्स है पेयर वाले आपस में फोर्स लगाएंगे। अभी अगर आप तुम थोड़ा ध्यान से देखो, ये तुमको क्या दिखेगा? एज ए लाइन नहीं दिखेगा भाई। मैंने तो मैग्नीफाई करके बनाया इसलिए इतना दिख रहा है, लेकिन एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि भाई वो दूर से दिखने से कैसे दिखेगा? एक लाइन में फोर्स लग रहा होता है, वही दिखेगा ना हमें। तो बस यही सरफेस टेंशन है, ठीक है? जो ये लाइन में जो फोर्स लग रहा होता है, इसके वजह देखो ये लोग रहना कहाँ चाहते हैं? ये लोग देखो थोड़ा दूर दूर में थे, लेकिन इनको खींच के बगल लाया जा रहा है। जब देखो ये वाला मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल को खींचेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। ये भी बोलेगा भाई मैं भी आ जाता हूँ खींचने, या फिर वो इसको खींच लेगा। तो खींचे तानी के चक्कर में क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसको समझने का एक ही तरीका, इसको लेंथ में क्यों बोलते हो तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि अगर आप एटॉमिक लेवल में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एज ए लेंथ दिखेगा कि भाई बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे पेयर ऑफ एटम्स है, उनमें क्या एक लेंथ में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है जो टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं इसका लेंथ को एल मान लूँ और यहाँ पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट? ये आपका फोर्स लग रहा है ना। ये वाला फोर्स क्या है? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में लग रहा है? सरफेस में लग रहा है, इसलिए इसको सरफेस टेंशन बोल रहे हैं हम। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से जो टेंशन क्रिएट हो जाता है सरफेस में, उसी को हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। इसको लिखा जाता है एस से। तो कैसे लिख दूंगा? कितना फोर्स लग रहा है आपका? लेंथ का आइडिया क्लियर हो गया ना? एक पर्टिकुलर लेंथ। क्यों? क्योंकि हम लोग जब अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? एज ए सिंपल लेंथ दिखेगा। एज एन इंजीनियर हम दूर से देखेंगे तो हमें एक लेंथ के जैसा ही लगेगा ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये आइडिया आपको क्लियर हो चुका है। अगर डेफिनेशन लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द intermolecular force acts on the pairs of molecules which represent a line in a macroscopic vision। ये हो गया डेफिनेशन। हमें क्लियर हो गया सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। डन। अब वही चीज़ को अभी हमें दोबारा क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ लेना था सरफेस एनर्जी के बारे में, ठीक है? अभी हम पढ़ लेना है सरफेस एनर्जी के बारे में। तो इसको ज़रा समझो। जो सरफेस एनर्जी होता है, देखो टेंशन ही एनर्जी को क्रिएट करवाता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था प्रेशर कैसे एनर्जी क्रिएट करवाता है। तो प्रेशर में फोर्स वगैरह था, तो सरफेस टेंशन इसमें भी तो फोर्स है ना, तो ये फोर्स भी एनर्जी क्रिएट करवाएगा। अब ज़रा देखना, इसको ज़रा समझना। अगर मैं कंटेनर लेता हूँ, अभी मान लो इसके अंदर फ्लूइड भरा है। डन। अभी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा अंदर में, उसको क्या होगा? इसके जितने भी नेबर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको बैलेंस करके रख देगा फोर्स इसको ना। इसका मतलब है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल इसको जितना अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी उसको उतना ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे तो भाई फोर्सेस बैलेंस है एकदम। अंदर में तो भाई फोर्सेस पूरे बैलेंस है। यहाँ पे है तो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ये तो हमें समझ आता है। लेकिन इसी जगह अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाता है तो देखना ज़रा, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल है तो इसके नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स इस तरह रहेंगे सरफेस में।
तो यहाँ पे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग जाएंगे, क्योंकि भाई एक ही खानदान के मॉलिक्यूल है तो फोर्स लगाएंगे आपस में, यहाँ भी लगेगा। नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ भी लग जाएंगे। यहाँ तक बातें समझ आ रहा है? नीचे है तो यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन इसके ऊपर में क्या है? इसके ऊपर में तो एयर है ना, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? अभी आप देखो इसके अपर साइड में, इसका अपर साइड में क्या है? अपर साइड में फोर्स है क्या? नहीं है। अपर साइड में फोर्स क्या है? अपर साइड फोर्स इज नॉट बैलेंस्ड। आया बात समझ में? अभी यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स था इसलिए था, अभी यहाँ पे अपर साइड में फोर्स ही नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहिए था? वाटर मॉलिक्यूल शुड डिस्प्लेस डाउन साइड, इसको नीचे आना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं आता है। मतलब अगर आप एक ग्लास में पानी भर के रख दो, आपने यहाँ तक पानी भर के रख दिया, क्या थोड़ा देरी बाद क्या पानी डाउन हो जाता है? क्या थोड़ा देरी बाद पानी डाउन होकर नीचे आ जाता है? क्या इतना लेवल में आ जाता है? पहले यहाँ तक था, रेड लेवल में था, उसके बाद थोड़ा देरी बाद नीचे आ जाता है? क्या नहीं आता है ना। जहाँ पे होता है वहीं पे, जितना होता है वहीं पे होता है। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे दिख रहा है हमें कि भाई फोर्सेस इम्बैलेंस्ड है। इसका मतलब है फोर्सेस इम्बैलेंस्ड है, ये नीचे आना चाहता था लेकिन वो जहाँ पे है वहीं पे ही है। क्यों है? क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि सरफेस को, ये जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल, इन्होंने क्या किया? इस सरफेस को यहाँ पे धकेल के ही रखा है। वो लोग उसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं। आया समझ में? वो लोग उसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं, उसको धकेल के रखा है। धकेल के रखा है मतलब क्या है? अभी मान लो, अब देखो यहाँ पे मैंने एक बॉल को धकेल के रखा है, मैंने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, तो मैंने काम किया है ना, यहाँ पे इसको उठा के रख दिया। अब ये सरफेस से अबव में मैंने इसके ऊपर वर्क करके उसको वहाँ पे रख दिया। जैसे यहाँ पे इन अनबैलेंस मॉलिक्यूल को इस वाटर ने ऊपर धकेल के रखा है, तो जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया, इसको जब ऊपर रखा, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो गया? इसके अंदर ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ। तो इस केस में भी जो मॉलिक्यूल्स अंदर में था, जब हमने इसको ऊपर में धकेल के रखा है, मतलब वाटर में धकेल के रखा है, तो इसके अंदर भी क्या हुआ? कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, ये अगर हम लोग देखें तो किसके पास स्टोर्ड हुआ है? सरफेस के पास हुआ है। तो इसी को लिख देते हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर शॉर्टकट में बोलने के लिए क्या बोलते हैं इसको हम? सरफेस एनर्जी। शॉर्टकट में बोलने के लिए क्या बोल देंगे? सरफेस एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के पास जमा होता है ना, उसी को हम शॉर्टकट में बोलने के लिए क्या बोल देंगे? सरफेस एनर्जी। यहाँ तक तो आइडिया आपको मिल चुका है ना। चलो अब देखते हैं। अब देखो, तो अब मूव करते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेंगे वो ज़रा समझते हैं। अब देखना, हमने यहाँ पे देखा है कि सरफेस के पास क्या है? सरफेस टेंशन है। यहाँ पे हमने देखा सरफेस के पास टेंशन है, यहाँ पे एनर्जी भी क्रिएट हो चुका है। अब देखना, हम लोग यहाँ पे सरफेस के साथ डील करना चाहते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटली, चलो भाई वीडियो कोई कारण से रुक गया था, पता नहीं क्या हुआ, 4K में डाला इसलिए शायद रुक गया। चलो आगे देखते हैं। तो इसके पास यहाँ से देखते हैं, तो फिल्म बनाया हमने, तो इसमें वर्क कितना हुआ था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू एल डी एक्स, ये हमें समझ आया था। टोटल एनर्जी ड्यू टू 2 सरफेसेस कितना हो जाएगा? एक सरफेस अगर S L D X लगा रहा है, क्योंकि फिल्म के पास सामने एक सरफेस पीछे एक सरफेस होता है, तो 2 सरफेस मिला के S L D X लगाएगा। अब ज़रा देखना, यहाँ पे जो L D X है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो हम बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी इसको स्ट्रेच करने पर आया है वो कितना आया है? S लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया बन जाएगा, लेकिन स्मॉल चेंज इन एरिया है, ठीक है, डी है। अब देखो, देयरफॉर टोटल सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा बताओगे? टोटल सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा? फिर टोटल सरफेस एनर्जी, अभी देखो हमने तो छोटा वाले के लिए किया था ना, अब पूरे का निकालना है तो क्या लिख दोगे? 2SA। अब मान लो भाई यहाँ पे, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच किया, तो आपने A अमाउंट ऑफ एरिया स्ट्रेच किया ना, 2SA डन है। ए होता है क्या? टोटल सरफेस एनर्जी इन अ फिल्म। आया समझ में? अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द सरफेस एनर्जी, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी, आपसे कोई सरफेस कुछ नहीं पूछ रहा है, कितना सरफेस है कि फिल्म में क्या है, तो सिंपली क्या बताओगे? अगर हाँ खाली सरफेस एनर्जी पूछ रहा है, अगर इस केस में देखते हैं हम, यहाँ पे तो जस्ट एक ही लेयर है ना अपर में, तो इस केस में कितना आ जाता है? SA, ठीक है ना, क्योंकि फिल्म का हमने लेके किया था तो फिल्म में 2SA आया था, लेकिन सिंगल ही करोगे तो कितना आएगा? SA आएगा। यहाँ तक हमें बात समझ आता है, डन है। तो अब देखना, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका सरफेस एनर्जी है ना, जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट बात निकल आता है, ये जो सरफेस एनर्जी है किसके ऊपर? एरिया अगर हम लोग फिक्स मान लें तो किसके ऊपर? सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सरफेस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर एरिया को कांस्टेंट मान ले तो सरफेस एनर्जी हमारा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेंशन में। आया बात समझ में? ये दोनों वाइस वर्सा है। तो अब देखना,
एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि वाटर मॉलिक्यूल स्पेरिकल क्यों होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्पेरिकल क्यों होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट जो रेन गिरता है ना वो स्पेरिकल क्यों होता है। तो इसका सबसे सिंपल फंडा ये है कि अगर आप सरफेस एरिया देखोगे ना, अब देखना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा सरफेस टेंशन, ज़्यादा सरफेस टेंशन ज़्यादा सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एरिया कितना होगा, जितना ज़्यादा उतना सरफेस उतना ही बढ़ जाएगा आपका सरफेस टेंशन, उतना सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो उतना बन जाएगा उसका सरफेस एनर्जी। मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको ऊपर रखने के लिए, उतना बन जाएगा सरफेस एनर्जी। अब इसी चक्कर में क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना अपने आप को स्पेरिकल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखना यार, अगर मैं लिखूँ सरफेस एरिया, अगर मैं लिखना चाहूँ सरफेस एरिया ऑफ, अगर मैं बोलूँ क्यूब, क्यूबॉइड और फिर तुम्हारा स्पेयर, तो अगर मैं तुम्हें 1 लीटर का कुछ सामान दे दूँ, तुम्हारा शायद ये 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर को अगर तुम फिट करते हो ना, अगर आप इस 1 लीटर के लिए वेसल बनाते हो, तो अगर आप क्यूबॉइडल वेसल बनाओगे, क्यूब और एक अगर आप क्यूबॉइडल बनाओगे, तो याद रखना इन दोनों में 1 लीटर फिट हो सकता है, इन दोनों में 1 लीटर फिट हो सकता है, सबका कैपेसिटी 1 लीटर है। लेकिन जब हम इसके सरफेस एरिया को निकालेंगे ना, जब हम इसके सरफेस एरिया को निकाल लेंगे, जब हम इसके सरफेस एरिया को निकालेंगे तो सबसे सरफेस एरिया पता है किसका कम आता है, सबसे सरफेस एरिया कम आ जाता है तुम्हारा स्पेयर का। आया बात है समझ में। तो क्यों हमारा जो मतलब वाटर मॉलिक्यूल है वो हमेशा स्पेरिकल शेप लेता है, सिंपल सी बात है। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन सरफेस टेंशन विल इंक्रीज एंड हेंस सरफेस एनर्जी विल इंक्रीज एट ए गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम द लीस्ट सरफेस एरिया पोजेस बाय स्पेयर। तो दैट इज द फंडामेंटल रीजन कि क्यों वो स्पेरिकल होता है। आया बात है समझ में ना, क्योंकि लेस सरफेस एरिया किसके पास होता है, लेस सरफेस एरिया is only with spare at a given volume। आया बात समझ में, कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में सबसे कम सरफेस एरिया किसके पास होगा, स्पेयर के पास होगा। तो आई होप आपको ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी बढ़िया से समझ आ चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।